A very warm welcome to all the students of class 8. Myself Shivani from St. Xavier's High School, Sidapar, Badalganj. Today we are going to start chapter number 6 of history, weavers, crafts and industries. In this chapter we will read how the British were responsible for the decline of traditional Indian crafts एंड इंडस्ट्रीज़ पर्टिकुलरली द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री. यानी इस चैप्टर में क्या क्या टॉपिक्स पढ़ेंगे, यू विल लर्न में भी अभी हम लोग देखेंगे. यानी कैसे ब्रिटिशर्स ने जो हमारी परंपरागत जो भारतीय हस्तकरघा उद्योग थे, ख़ास तौर से हमारे कपड़ा उद्योग, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, उसको उन्होंने कैसे बर्बाद किया और कैसे उसको एक पीक पे जो था वो उन लोग के आने से पहले कैसे उसको टोटल उसका डिक्लाइन हो गया ब्रिटिशर्स के एरा में. This was accompanied by a systematic drain of wealth from India to Britain during the British rule. इसके बाद कैसे एक पूरा सिस्टम बना के ब्रिटिशर्स क्या करने लगे, भारत की जो भी संपत्ति थी उसको ब्रिटेन पहुंचाने लगे और अपने रूल के टाइम में. और ये चीज़ पूरा एक सिस्टम से होता था जिससे कि भारत क्या है धीरे धीरे बिल्कुल सोने की चिड़िया से एक भूखमरी वाला देश बन गया. So main topics of these chapters are how colonial economic policies led to the ruin of traditional handicrafts and industries. Colonial economic practices यानी जो ब्रिटिशर्स ने जिन भी कंट्रीज़ को, जिन भी देशों को ऑक्यूपाई किया था उस समय, तो उसको कॉलोनियल देश कहते हैं. और कैसे उनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ ने हमारी जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज़ थी उनको पूरी तरह से बर्बादी पे ला के खड़ा कर दिया और बर्बाद कर दिया एक्चुअली कहा जाए तो. अबाउट द प्रोसेस ऑफ डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी हम लोग ने सबसे पहले चैप्टर में ही पढ़ा था कि कैसे 19th सेंचुरी में ब्रिटेन के अंदर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया 19th सेंचुरी के अंदर ही. लेकिन वो लोग इंडिया के अंदर इंडस्ट्रीज़ को इस्टेब्लिश नहीं करना चाहते थे, क्योंकि अगर इंडिया के अंदर इस्टेब्लिश हो जाती इंडस्ट्री तो वो इकोनॉमिक प्रॉस्पर हो जाता और ज़्यादा. अबाउट द ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ इन इंडिया, लेकिन कैसे आज़ादी के बाद से या आज़ादी के कुछ समय से पहले से ही कैसे कुछ बिजनेसमैन ने बहुत मुश्किल से इंडिया के अंदर कई बिजनेसेस, कई इंडस्ट्रीज़ को इस्टेब्लिश किया, जिसमें कि टाटा एक बहुत इम्पॉर्टेंट कंपनी है. Till the 18th century, the East India Company of Britain was buying goods in India and selling them in European market at higher prices and was making profit. यानी 18th सेंचुरी तक ब्रिटिशर्स का क्या काम था, वो लोग क्या कर रहे थे, जो ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो इंडिया से सामान खरीदते थे और उसको बहुत ही बड़े चढ़े दाम पर वो यूरोपियन मार्केट में बेच के और उससे पैसा कमा लेते थे. However, with the growth of industrial production, the British industrialists began to see colonies like India as big markets for manufactured products. लेकिन जैसे ही 19th सेंचुरी में ब्रिटेन के अंदर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ तो जितने भी ब्रिटेन के उद्योगपति थे वो लोग क्या करने लगे, वो लोग इंडिया जैसी कॉलोनीज़, यानी कॉलोनीज़ मतलब कि वो कॉलोनी नहीं जिसमें हम लोग रहते हैं. अभी मैंने बताया जिन जिन देशों पे ब्रिटिशर्स ने रूल किया उसको कॉलोनी बोलते हैं, ठीक है. तो ऐसे कॉलोनी सिर्फ इंडिया के ऊपर तो रूल था ही नहीं, और भी देशों के ऊपर ब्रिटिशर्स रूल करते थे. तो ऐसे देशों को, जैसे भारत जैसे देशों को जहाँ पे वो लोग रूल करते तो वो लोग इसको एज अ मार्केट देखते थे. कैसा मार्केट कि वो अपने यहाँ फैक्ट्रीज़ में प्रोडक्ट्स बनाए और यहाँ ला के बेचे उसको. Henceforth, the raw material began to be exported from India and the finished goods were imported into India. तो धीरे धीरे भारत से क्या हुआ, कच्चा माल ले जाके ब्रिटेन के अंदर फैक्ट्रीज़ को दिया जाने लगा और वहाँ से जो सामान बन के आता था उसको कहाँ पे बेचने लगे, इंडिया के अंदर. अब अगर इंडियन मार्केट में अपने ही प्रोडक्ट्स लोग बनाते और बेचते खरीदते तो ब्रिटिश इंडस्ट्री तो बुरी तरह से बर्बाद हो जाती. तो उन लोगों ने धीरे धीरे क्या किया, उन्होंने ब्रिटिश इंडस्ट्री को तो फुली प्रॉस्पर किया लेकिन बर्बाद किसको कर दिया, इंडियन इंडस्ट्रीज़ को. दिस लेड टू द इकोनॉमिक ड्रेन एंड डिक्लाइन ऑफ द इंडियन इंडस्ट्रीज़. तो धीरे धीरे क्या होने लगा, भारत की इकॉनमी जो है वो बर्बाद होने लगी. यानी सोने की चिड़िया से धीरे धीरे भारत एक ऐसा देश बन गया जहाँ पे लोगों को 2 वक्त के खाने की भी मुश्किल होने लगी और धीरे धीरे हमारी इंडस्ट्रीज़ जो है वो पूरी तरह से बर्बाद हो गई. इकोनॉमिक ड्रेन ऑफ इंडिया.
Dadabhai Naoroji was the first to acknowledge that the poverty of the Indians was due to the British exploitation of India's resources and the drain of India's wealth to ब्रिटेन। तो दादा भाई नौरोजी पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने ये स्वीकार किया कि भारत देश में जो गरीबी है वो ब्रिटिशर्स के अत्याचार की वजह से, उनके एक्सप्लॉयटेशन की वजह से, क्योंकि वो हमारे रिसोर्सेज को अपने लिए यूज़ कर रहे हैं, वो हमारे रिसोर्सेज को ब्रिटेन ले जाके दे रहे हैं, और हमारा पैसा भी, यानी जो हमसे वो सामान अगर हम उनका कोई ख़रीद रहे हैं तो वो पैसा भी कहाँ चला जा रहा है, ब्रिटेन। तो इससे धीरे धीरे भारत क्या है, भारत का पूरा वेल्थ जो है वो ख़त्म हो गया। The economic drain theory was an indication of the nationalist leaders' comprehensive understanding of the colonial situation। तो इकोनॉमिक ड्रेन थ्योरी क्या थी? इकोनॉमिक ड्रेन थ्योरी एक इंडिकेशन थी कि कैसे जितने भी राष्ट्रवादी नेता थे उन्होंने ये समझा कि कॉलोनियल सिचुएशन क्या है, यानी भारत जैसे गुलाम देशों की क्या इकोनॉमिक कंडीशन होती है। In the mercantilist concept, an economic drain takes place if gold and silver flow out of the country as a consequence of an adverse balance of trade। अगर आप इसे एज ए इकोनॉमिस्ट समझेंगे कि इकोनॉमिक ड्रेन थ्योरी क्या है, तो यहाँ पे अगर आप बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे तो इकोनॉमिक ड्रेन थ्योरी का मतलब क्या होता है, जब आपका बैलेंस ट्रेड का जो बैलेंस है जब वो नेगेटिव होता है तो उसके बदले में आप अपने देश में या आपके पास जो सोना चांदी होता है उसको आप देश से बाहर निकालना शुरू करते हैं। थ्रू द ड्रेन थ्योरी द एक्सप्लॉयटेटिव कैरेक्टर ऑफ ब्रिटिश रूल वॉज एक्सपोज। तो ये जो थ्योरी थी दादा भाई नौरोजी की ड्रेन थ्योरी, इसकी वजह से ब्रिटिशर्स का जो ये एक्सप्लॉयटेशन यानी कि जो वो लोग अत्याचार करते थे उनका ये चरित्र जो है वो पूरी तरह से खुल के सामने आ गया। देयर वर सेवरल अदर वेज बाय विच इंडिया वॉज डिप्राइव्ड ऑफ इट्स वेल्थ एंड इकोनॉमिक रिसोर्सेज सच एज। तो और भी कई तरीके थे जिससे कि भारत की जो संपत्ति है उसको छीना जा रहा था, जैसे कि इम्पोजिशन ऑफ होम चार्जेस, टैक्स लगा देना, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट ऑन प्राइवेट फॉरेन कैपिटल। अगर जो भी किसी के पास कोई फॉरेन कैपिटल है तो उसके ऊपर इंटरेस्ट लगा देना, उससे प्रॉफिट कमाना। फॉरेन बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड शिपिंग चार्जेस, मनी पेड टू शिपिंग कंपनीज, बैंक, इंश्योरेंस कंपनीज एंड अदर सर्विस प्रोवाइडर्स। इसके अलावा फॉरेन बैंकिंग के ऊपर, इंश्योरेंस के ऊपर, अगर कोई सामान बाहर से आ रहा है तो उसके ऊपर शिपिंग चार्जेस लगा देना। तो ये सब जैसे शिपिंग कंपनीज़ को पैसा देना, बैंक्स को, इंश्योरेंस कंपनीज़ और अदर जो सर्विस प्रोवाइडर्स थे, क्योंकि इंडिया के अंदर उस समय बहुत ज़्यादा बैंक्स है, ये सब चीज़ें नहीं थी, तो ये सारी सुविधाएं जो ब्रिटिश प्रोवाइड करते थे उस पर ये बहुत ज़्यादा टैक्स या चार्जेस लगा देते थे। फॉरेन कंपनीज नॉट ओनली ड्रेन्ड इंडियन रिसोर्सेज ऑल्सो स्टंटेड द ग्रोथ ऑफ इंडियन एंटरप्राइजेज। तो जितनी भी फॉरेन कंपनीज थी जो कि इंडिया में काम कर रही थी, ना कि वो भारत का जो रिसोर्स था, संसाधन थे, उनको ले रही थी, बल्कि भारत के जो इंडस्ट्रीज़ थे उनकी ग्रोथ को भी वो ख़त्म कर रही थी। डिक्लाइन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज़। डिक्लाइन मतलब क्या होता है, जो हमारे पारंपरिक उद्योग थे उनका एक तरह से कहा जाए तो ध्वस्त होना या विध्वंस होना उसका, या फिर नीचे की तरफ जाना। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ इंडिया। इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब क्या हो जाएगा कि इंडस्ट्रीज़ को सेटअप करना, और डी इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब कि जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनको ख़त्म करना। टू साइमल्टेनियस डेवलपमेंट्स टुक प्लेस ड्यूरिंग द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन इज इन ब्रिटेन एंड अदर कंट्रीज इन यूरोप एंड डी इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ अ नंबर ऑफ नॉन यूरोपियन कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया। तो एक साथ दो डेवलपमेंट हो रहा था, दो घटनाएं घट रही थी। कैसे कि एक तरफ तो ब्रिटेन के अंदर और जितने भी यूरोपियन कंट्रीज़ थे वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहे थे, यानी वहाँ नए नए इंडस्ट्रीज़ को, नए नए उद्योगों को लगाया जा रहा था, और वहीं पे इंडिया और जितने भी नॉन यूरोपियन कंट्रीज़ थे इंडिया के अलावा, उनके अंदर क्या हो रहा था, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन कर रहे थे, यानी वहाँ पे जो उद्योग थे उनको ख़त्म किया जा रहा था। The process of disruption of traditional Indian crafts and decline in national income has been referred to as deindustrialization of the Indian economy। यानी कि वो प्रक्रिया, वो तरीका जिससे कि भारत के जो पारंपरिक उद्योग थे, हथकरघा उद्योग,
और भारत की जो नेशनल इनकम थी, यानी कि पहले जब सोने की चिड़िया होगी तो इनकम भी अच्छी होगी, उसके अंदर धीरे धीरे जो कमी आ रही थी उसी को क्या टर्म दिया गया, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ द इंडियन इकॉनमी, यानी भारत की जो आर्थिक स्थिति थी उसके अंदर क्या आने लगा, डिक्लाइन। क्योंकि नेशनल इनकम तभी बढ़ेगा जब आपकी पर कैपिटा इनकम जो होती है वो इंक्रीज़ होगी। तो जब पर कैपिटा इनकम इंडस्ट्री थी ही नहीं तो पर कैपिटा इनकम अपने आप ही डिक्लाइन हो गई। इंडियन क्राफ्ट बिफोर द इंट्रोडक्शन ऑफ मॉडर्न मैथड्स वर प्रोड्यूस्ड इन 2 वेज, यानी कि जब तक मॉडर्न मेथड नहीं आए थे तब तक जो भारतीय जो क्राफ्ट थे, जो ये सब कलाकृति लोग बनाते हैं, उसके 2 तरीके थे। द विलेज आर्टिसन सच एज वीवर्स ऑफ कोर्स क्लोथ, कारपेंटर्स एंड स्मिथ्स प्रोड्यूस्ड आर्टिकल्स फॉर डोमेस्टिक पर्पस, यानी जितने भी गांव में रहने वाले कलाकार थे, कारीगर थे, ये लोग जो चीज़ें बनाते थे, जैसे कि वीवर्स जो कि कपड़े को बुनते थे, या फिर जो बढ़ई होते थे, या फिर जो लोहार होते थे, ये लोग चीज़ें तो बनाते थे लेकिन ऐसी चीज़ें बनाते थे जो कि डोमेस्टिक में ही, यानी आपस में ही गांव के अंदर ही उसका यूज़ हो जाता था। द स्पेशलाइज्ड क्राफ्टमैन इन टाउन्स प्रोड्यूस यूटिलिटी एंड लग्जरी गुड्स बोथ फॉर द डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल मार्केट्स, लेकिन जो कुशल कारीगर थे, जो स्किल्ड जो क्राफ्ट्समैन थे, वो लोग जो कि शहरों में रहते थे, वो ऐसी ऐसी चीज़ें बनाते थे जो कि लोगों के काम आती थी, उनके सुविधाओं के लिए कोई चीज़ें बनाई जाती थी, तो उसका काम डोमेस्टिक, यानी कि जहाँ वो बनाते थे वहाँ पे भी उसकी बिक्री होती थी और बाहर के देशों में भी उसको भेजा जाता था। The production of cotton textiles was one such specialized craft which was carried out in Dhaka, Benares, Krishnanagar, Lucknow, आगरा, मुल्तान, सूरत, अहमदाबाद एंड मदुरई। तो हम लोग अभी जितने भी चैप्टर्स पढ़ रहे हैं वो सब प्री इंडिपेंडेंस एरा के हैं, यानी 1947 के पहले के। 1947 में इंडिया का विभाजन हुआ पाकिस्तान में, और उसके बाद जब पाकिस्तान का विभाजन हुआ 70s में आई थिंक बांग्लादेश में, तो उससे पहले इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये जो 3 कंट्रीज़ थी ये एक साथ थी, ये पूरा का पूरा भारत के अंदर था, पाकिस्तान और बांग्लादेश। तो ढाका आपको पता है जो बांग्लादेश की कैपिटल है वो पहले इंडिया में ही थी। तो ये जो कॉटन टेक्सटाइल की जो इंडस्ट्रीज़ थी ये इन जगहों पे थी, जैसे ढाका हो गया, बनारस हो गया, कृष्णानगर हो गया, लखनऊ, आगरा, मुल्तान जो कि पाकिस्तान में है, सूरत, अहमदाबाद एंड मदुरई, ये तो इंडिया में ही रह गए। द चीफ लग्जरी आइटम्स वर कैलिको एंड मसलिन। तो ये जो हमारा कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री था ये बहुत इतने अच्छे अच्छे कपड़े, जैसे आज भी अगर आप लोग खादी के कपड़े देखोगे तो बहुत ही अच्छे, मतलब डिज़ाइन में भले उतने अट्रैक्टिव ना लगे लेकिन बहुत ही कंफर्टेबल होते हैं ये कपड़े। तो ये बहुत ही ऐसे स्पेशल जो चीज़ें बनाते थे, और ज़्यादातर जो लग्जरी आइटम्स हैं, यानी जो कपड़ों की भी अलग अलग क्वालिटी होती है, जैसे कोई कपड़ा कॉटन का है, कोई सिल्क का है, कोई सिंथेटिक कपड़ा है, तो इनकी जो खासियत थी, जो महंगे जो कपड़े होते थे वो कैलिको या मसलिन के बनाए जाते थे। टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स ऑफ वूल एंड सिल्क, मेटल वर्क्स ऑफ आयरन एंड स्टील, कॉपर एंड ब्रास, गोल्ड एंड सिल्वर वर इक्वली फेमस। लेकिन ऐसा नहीं था कि इंडिया सिर्फ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री की वजह से ही जाना जाता था, इसके अलावा वूल के भी जो ऊन से बनते हैं, सिल्क से चीज़ें बनाई जाती थी, या आयरन का यूज़ करके, स्टील का यूज़ करके, कॉपर का, ब्रास का, गोल्ड का, सिल्वर, ये सब भी इंडस्ट्रीज जो है इक्वली फेमस थी। So that will be all for today. In the next video we will continue the remaining of the chapter. Thanks for watching the video. Stay home, stay safe.